हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे। वेलकम टू ForumIAS। दोस्तों, बैक टू स्कूल के इस सेशन में फ़िलहाल हम आपके साथ क्लास 12 की NCERT डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने देख लिया था, बहुत सारा सेक्शन डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो तक। लास्ट में हमारा जो लास्ट सेक्शन है सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन थी, इसको डिस्कस करना था। तो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम सोशल और कल्चरल लाइफ कैसा था 18th सेंचुरी में, उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन को देखते हैं। एजुकेशन कैसा था उस समय का, 18th सेंचुरी का। याद कीजिए, वो समय है जब एक तरफ मुगल डिक्लाइन हो चुके हैं, मराठा इमर्ज हो रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज भी इंडिया में आ चुके थे। तो ऐसे में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो उतना बुरा नहीं था जितना कि लेटर ऑन बाद में 19th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। देखिए, जितने भी स्कूल्स वगैरह थे, जो भी एजुकेशन सेंटर्स थे, वो मैक्सिमम जो लोग ज़मींदार हों, राजा हों, वही सारे लोग डोनेट करते थे। उन्हीं के पैसे से वो सारी चीज़ चलती थी। और उस समय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, याद कीजिए, जब मुगल रूल कर रहे थे तो क्या पर्शियन में इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गया था। फारसी ही भाषा में हर एक चीज़ लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी। तो मैक्सिमम जो था पढ़ाई होती थी, एजुकेशन होता था, वो पर्शियन लैंग्वेज में होता था। पर्शियन लैंग्वेज समझिए, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो मैटर नहीं करता था आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बस मैटर ये करता था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी है, इसलिए मैक्सिमम जो पढ़ाइयाँ होती थी फारसी में होती थी। लेटर ऑन हम बाद में देखेंगे कैसे कुछ लोगों ने संस्कृत में भी कन्वर्ट करवाया और साउथ इंडिया में कुछ अलग लैंग्वेज डेवलप हो जाएगा, तो उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट ये ध्यान रखेंगे कि फारसी लैंग्वेज उस समय की मेन लैंग्वेज थी। जैसे आज करंट में हम क्या देखते हैं, या तो नॉर्थ इंडिया में देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पढ़ाई हो रही है या इंग्लिश में हो रही है। तो कॉमन लैंग्वेज क्या, हिंदी और इंग्लिश है। ठीक उसी तरह पार्शियन लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज थी, उसी में पढ़ाई होती थी। आगे देखते हैं। देखिए, हिंदुओं में कैसे होता था, मुस्लिमों में कैसे होता था, क्योंकि कम्युनिटी तो उस समय भी अलग अलग थी, आज भी है। तो जो हिंदू थे उनमें जनरली पढ़ाई विलेज लेवल पे जो स्कूल वगैरह होते थे, शहर वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत कम ही था। गिने चुने शहर थे जो बाद में देखेंगे, आगरा, दिल्ली वगैरह हैं। बट जो ग्रामीण लेवल पे, जो विलेज लेवल पे थे, वो गुरुकुल वाली कॉन्सेप्ट थी। हमने देखा गुरुकुल में जैसे गांव में कैसे पढ़ाया जाता था। जनरली क्या होते थे, जो ब्राह्मण पृष्ठ होते थे वही लोग ही पढ़ाते थे। सेम मुस्लिमों में क्या होता था, मुस्लिमों में मकतब हुआ करते थे, जिसे हम आज देखिए क्या कहते हैं कि जहाँ मॉस्क्यू में जाइएगा आप, वहाँ पे मदरसे वगैरह होते हैं। सेम चीज़ वही मकतब कहा जाता था उस समय। मकतब में जो मस्जिद के अंदर ही होता था, मस्जिद के अंदर ही होता था मकतब, वहीं पर पढ़ाई होती थी। और जनरली जो उलेमा वगैरह होते थे, मुल्ला होते थे, वही लोग इन्हें पढ़ाते थे। तो ये हमने देख लिया एजुकेशन सिस्टम। आगे देखते हैं जरा। देखिए, एजुकेशन सिस्टम में एलिमेंट्री मैथ्स वगैरह जो हम अंकगणित जिसे कहते हैं, वो जनरली विशेष तौर पे पढ़ाई जाती थी। मैथ्स वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। साथ ही साथ जो रीडिंग राइटिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती थी, वो सारी बेटर ऑप्शन थी। ये जो एजुकेशन सिस्टम हमने देखा 18th सेंचुरी वाला, ये उतनी भी बुरी नहीं थी जितना कि 19th सेंचुरी में हम जब ब्रिटिशर्स रूल करना इंडिया में स्टार्ट करेंगे तब देखते हैं होता है। 19th सेंचुरी में आगे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो और वर्स्ट हो जाता था। देखिए, इस समय बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने, जो हिस्टोरियन थे या जो लोग रूल कर रहे थे यहाँ पे, सारे लोगों ने अपने ऑटोबायोग्राफी वगैरह में मेंशन किया कि उस समय की जो स्कूलिंग थी, जो एजुकेशन था, वो उतना बुरा नहीं था जितना कि बाद में देखने को मिला। और कहा जाता है कि जो इंडियन लोग थे वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनसे अगेंस्ट में। आगे देखते हैं हम। देखिए, कम्युनिटी लेवल पे कैसी कंडीशन थी, हिंदुओं का कैसा लाइफ स्टाइल था, मुस्लिम्स के क्या लाइफ स्टाइल थे, उसे देखते हैं एक बार। देखिए, हिंदू जो थे जनरली उनका जो सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम में बटा हुआ था। एक फीचर्स, सेंट्रल फीचर्स क्या था उनका, कास्ट में। आज भी देखिए कास्टिज्म आज भी है और उस समय भी था, ये पहले से चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि 18th सेंचुरी में कुछ अलग था, 19th सेंचुरी में कुछ अलग हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 18th सेंचुरी में देखिए जो हिंदू था, मेन 4 वर्ण थे। 4 वर्ण कौन कौन से, एक हमारा ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा है वैश्य और शूद्र। ऐसा नहीं कि बात यहीं पे आके रुक जाती थी। इन 4 वर्णों के अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कास्ट थे, छोटी छोटी कम्युनिटी थी जिसमें हमारी पूरी की पूरी हिंदू सोसाइटी बटी हुई थी। तो मेन कास्ट हो गए 4, जो कि हमने डिस्कस कर लिया।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बाकी छोटे छोटे और भी। आज भी देखिए करंट में भी हैं, इतनी सारी जातियां हैं कि आप याद करना चाहें तो शायद पूरी तरह से याद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कास्ट सिस्टम है वो सबसे चला आ रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। लेटर ऑन इस पर हम डिस्कस में नहीं जाते। एक चीज़ इंपॉर्टेंट था कि जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण सबसे टॉप मोस्ट अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते थे, वो जितने भी विशेष पावर थे, समझिए एक तरह से जितने भी मोनोपोली थी उनकी, सोशल प्रेस्टीज के तौर पर सबसे ऊंचा अपने आप को मानते थे। जनरली उस समय कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम इस अदर पे आ गया था कि कोई किसी के छुआ हुआ चीज़, अनटचेबिलिटी जिसे हम लेटर ऑन देखते हैं, वो सारी चीज़ें फीचर्स उस समय देखने को मिलती थी। और ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझते थे। उसके बाद क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, शूद्र हुए, जो बाकी जो लोअर कास्ट थे, और वो समझिए उनकी लाइफ कैसी होगी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे उस समय में, और ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझते थे। देखिए कास्ट का जो डिटर्मिनेशन होता था वो जनरली, जैसे आप कोई काम करते हो और जैसे आप टीचर हो, शिक्षा काम में लगे हो तो अलग आपका कास्ट हो गया। आप कारपेंटर के काम कर रहे हो तो कारपेंटर वाला आपका कास्ट हो गया। आप आयरन से रिलेटेड काम कर रहे हो, मिट्टी से, सॉइल से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो ऐसे ही कैटेगराइज होता था। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो लेटर ऑन हम आज भी देखते हैं। अगर आप विलेज लेवल पर जाइएगा तो देखिएगा कि जो लोहे से संबंधित काम कर रहा हो लोहार है, जो कारपेंटर वाला काम कर रहा हो बढ़ई है। तो ये कास्टिज्म आज भी चल रहा है वो काम से रिलेटेड। लेकिन लेटर ऑन इसमें भी देखेंगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने कास्ट से हट कर अपने अलग काम करने शुरू किए। जैसे कि ब्राह्मणों के विषय में डिस्कस किया गया है कि एक तरफ ब्राह्मण क्या है, पूजा पाठ भी करा रहा था, दूसरी तरफ कहीं रूल भी कर रहा था। तो कहीं कहीं एक्सेप्शन है, बट मोस्टली देखेंगे आप कि जो कास्ट था वो उसके वर्क से ही डिटरमाइन होता था। आगे देखिए क्या है, तो कास्ट सिस्टम में सबसे एक वर्स्ट कंडीशन क्या थी, इस कदर कास्ट सिस्टम फैला हुआ था कि लोग ऊंची जाति के, जो सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग थे, वो लोअर क्लास के लोगों के टच किए हुए खाना पीना वगैरह भी यूज नहीं करते थे। और कहा जाता है कि जब अपर क्लास, सो कॉल्ड अपर क्लास के लोग ट्रैवल करते थे तो आसपास के जो लोअर क्लास के लोग हैं वो आसपास नहीं दिखते थे। तो सोचिए कि इस समय कंडीशन कैसी थी। हम बाद में भी देखेंगे, आज भी है वो सारी चीज़ें, बट उतनी सारी हम देखने को नहीं मिलते जितना कि 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिला। आगे देखते हैं हम। देखिए अब देखिए हिंदुओं में तो हमने देख लिया, उस समय मुस्लिमों की लाइफ कैसी थी उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मुस्लिम ऐसा नहीं कि कुछ अलग थे, कास्टिज्म सिस्टम उनमें भी था, जैसे हिंदुओं में था सेम वैसे ही मुस्लिमों में था। ऐसा नहीं कि मुस्लिम एक जैसे हैं और सभी एक बराबर हैं, उनमें भी कास्ट सिस्टम थे, उनमें भी रेस, ट्राइब वगैरह के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में डिवीजन होता रहता था। जो उसमें भी अपर क्लास का मुस्लिम है, लोअर क्लास का मुस्लिम है, तो उसे देखते हैं। देखिए जरा, और दूसरा एक फीचर्स था मुस्लिमों में, दो, एक शिया और सुन्नी कम्युनिटी थी जो आज भी है। हम देखेंगे शिया और सुन्नी कम्युनिटी कैसे आज भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहती है। तो ये सिस्टम हम 18th सेंचुरी में भी देखने को मिलता है, शिया और सुन्नी वाला। तो ये डिबेट में हम नहीं जाते, हम 18th सेंचुरी के लाइफ को देखते हैं। और मुस्लिमों का कैसा कंडीशन था, देखिए जो मुस्लिम थे, कोई ईरानी था, कोई अफ़गानी था, कोई तुरानी था और कोई हिंदुस्तानी था। मुस्लिम भी तो बहुत हो गए, कोई तुर्की से आया, कोई अफ़गानिस्तान से आया, तो सब अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तुर्की समझते थे तुरानी कि हम ज़्यादा सुपीरियर हैं हिंदुस्तानी मुस्लिम से, उधर अफ़गानी समझ रहे हैं कि हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, ईरानी समझ रहे हैं कि हम ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो उनमें भी क्लासेज जो हैं, जो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड था, वो चलता रहता था। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में है और मुस्लिमों में नहीं है। लेटर हम देखते हैं क्या है। देखिए इसमें दो कंडीशन, उस समय भी ऊंची जाति और लोअर जाति, जैसे हमने कहा हिंदू और मुस्लिमों में। तो एक शरीफ मुसलमान हुआ और दूसरा अजीब मुसलमान हुआ। अजीब मुस्लिम कौन से हुए, जो लोअर क्लास के हुए, और जो शरीफ मुस्लिम्स हुए उसमें जो नोबल्स वगैरह हैं, स्कॉलर्स हैं, प्रिस्ट हैं, ये लोग शरीफ मुस्लिम्स थे। और लोअर क्लास के जितने मुस्लिम होंगे जो छोटे मोटे काम करते होंगे वो कहलाए हमारे अजीब मुस्लिम्स। सेम चीज़ वैसे ही जैसे हिंदुओं में ब्राह्मणों और शूद्र के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलता था, सेम हम मुस्लिमों में शरीफ मुस्लिम्स और अजीब मुस्लिम्स में देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनकी लाइफ स्टाइल लगभग एक तरह ही है और ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है कि हिंदुओं में अलग है मुस्लिमों में अलग है। तो यहाँ हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए वुमेन्स की लाइफ कैसी थी। देखिए वुमेन्स की लाइफ पहले से ही थोड़ी स्ट्रगलफुल चली आ रही थी। हम पहले लाइफ टाइम देखते हैं 18th सेंचुरी से पहले में भी तो लाइफ उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, बट 18th सेंचुरी में कुछ एरिया में देखेंगे कि लाइफ उनकी बहुत अच्छी है और कुछ एरिया में देखेंगे कि उनकी लाइफ बहुत बुरी है। कैसे? जो मेन फैमिली फीचर्स वो पैट्रियार्टिकल था, पितृसत्तात्मक जिसे हिंदी में कहते हैं। फैमिली का जो चीफ कौन सा होगा, जो फैमिली का सबसे एल्डर मेंबर होगा, मेल मेंबर,
आज भी अगर आप बहुत सारे एरिया से बिलोंग करते हैं तो देखते होंगे कि आपकी पापा की बात ज़्यादा मानी जाती है ना कि मम्मी की बात। तो मतलब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी चली आ रही है, पितृसत्तात्मक समाज, वो महिलाओं को नीचा दिखाता था और पुरुष ही प्रधान ज़्यादा हो जाते थे, मेल फीचर्स हो जाते थे। तो ये सेम चीज़ हमें 18th सेंचुरी में भी देखने को मिलता है। महिलाओं को फिर भी पर्दे में रखा जा रहा था। आगे देखिए क्या था, सेम चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट याद करने वाली बात है कि नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग चल रहा था और साउथ इंडिया में कुछ अलग। नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे पेट्रियार्टिकल सोसाइटी चल रही है, बट साउथ में जो केरला को हमने डिस्कस किया था आपके साथ, मार्तंड किंग वगैरह, तो वहाँ पे ये पेट्रियार्टिकल सोसाइटी जो थी नहीं दिख रही थी। वहाँ पर अलग तरह का था। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मेन लीडर होगा, फैमिली का बॉस होगा, वो फीमेल मेल होगा, वहाँ पर फीमेल भी होते थे। तो ये पॉइंट हम जरा याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें एक चैप्टर मेंशन किया गया है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेटर थी। ऐसा नहीं कि जो वॉर वगैरह होते थे तो महिलाओं के साथ लूटपाट करना ही करना। हम देखिए, याद कीजिए, हमने जब औरंगजेब आपके साथ डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि साहू जी की जो मदर थी, ग्रैंड मदर थी, उनको भी उन्होंने बहुत सम्मान के साथ ट्रीट किया था। तो उनके साथ बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट होती थी, सम्मान दिया जाता था, रिस्पेक्ट दिया जाता था। कुछ हिस्टोरियन ने मेंशन किया कि ऐसे कुछ एरिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रहती थी, वो सबसे बेस्ट, सबसे होली प्लेस माना जाता था। तो समझिए, एक तरफ क्या हो रहा है कि महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जा रहा है, फीमेल्स को, और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि उन्हें पर्दे में भी रखा जा रहा है और उन्हें नीचे दिखाया जा रहा है। तो दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती रहती थी। आगे देखिए क्या है। देखिए उस समय की जो महिलाएं थीं, उनकी दो, नॉर्थ इंडिया में खास करके, साउथ इंडिया में कुछ अलग था, बट नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे कि दो स्पेशल सोशल एविल थे। एविल इसलिए कहना सही होगा, ये एविल ही थे। ये जो कस्टम था हमारा, इतना बुरा था कि आप सोच नहीं सकते। आज के करंट में अगर आप सोचेंगे, इमेज करेंगे, तो आप शायद दिल दहल जाए आपका। बट एक था हमारा सती प्रथा और दूसरा था जो विडोज की लाइफ थे। तो इस सती प्रथा क्या था, सती कस्टम क्या था, उसे जरा समझ लेते हैं। देखिए, सती, इमेज कीजिए कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ जो कि लिविंग है, उसे भी अपने हस्बैंड के साथ जो चिता, जो सो कॉल्ड चिता कहा जाता है, जिसपे जलाई जाती है हिंदुओं में, वहाँ पर सेम उन्हें भी जला दिया जाता था। तो समझिए उनकी लाइफ क्या होगी। जैसे हस्बैंड की लाइफ खत्म हुई तो एज यूजुअल उनकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली खत्म मान ली जाएगी। और कभी कभी तो ये खुशी खुशी होता था, सेल्फ से ही होता था, बट मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि फोर्सफुली भी कराया जाता था। तो ये सबसे बड़ा एक एविल था जो सती कस्टम था। सेम चीज़ जो विडोज थी, जहाँ मान लिया सती प्रथा ना हो पाई, सती कस्टम फॉलो ना हो पाया, तो वहाँ पे विडोज की लाइफ जो थी वो बहुत ही वर्स्ट थी। वर्स्ट इन द सेंस, विडोज से उम्मीद की जाती थी कि वो पर्टिकुलर रंग के कोई कपड़े पहने, पर्टिकुलर जगह जाए ना जाए, किसी से बातें करे ना करे। आप आज के हिसाब से समझिए, अलग डिफरेंसेज है। उस समय कंडीशन ऐसी है कि आप अपने मन से हंस भी नहीं सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते किसी से, कहीं पर्टिकुलर बाहर नहीं जा सकते, और या तो आप अपने मैके में रहिए या तो फिर अपने ससुराल में जहाँ पर रहें और लोगों की क्या करें, सेवा करती रहें। तो कुल मिलाकर जो हमारा 18th सेंचुरी का फीमेल लाइफ है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन की थी। आगे हम देखते हैं कि मैरिज सिस्टम कैसा था। मैरिज सिस्टम आज क्या है, आज आप जिसे चाहें उससे शादी कर सकते हैं, आपके मन करेगा आपकी गर्लफ्रेंड से आप शादी कर सकते हो, बट उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो मैरिज होते थे वो फैमिली के जो हेड होते थे वही लोग डिसाइड करते थे। कुछ एरिया में देखेंगे अभी भी आप फॉलो कर रहे हैं कस्टम को अपना, बट चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बट 18th सेंचुरी में जो भी हेड होता था फैमिली का, वही मैरिज डिसाइड करता था किससे होगा किससे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक बात ये है कि मेल में तो ये होता था कि मेल चाहे तो एक से ज़्यादा फीमेल से शादी कर सकता था, मतलब उसकी ज़्यादा, एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती थी, बट फीमेल से उम्मीद की जाती थी कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक हस्बैंड होगा। देखिए कितना डिफरेंसेस था उस समय। तो जो लोग उस समय जी रहे थे, हो सकता है खुश हो रहे होंगे बहुत लोग कि भाई हमारी बहुत सारी वाइफ्स हैं, मान लीजिए 3 वाइफ्स हैं, 2 वाइफ्स हैं, बट फीमेल एक ही हस्बैंड उनके होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेज वहाँ पर देखने को मिलता है। जनरली ऐसा नहीं होता था। जनरली वही लोग 2-3 शादियाँ करते थे जो ज़्यादा ही प्रॉस्परस थे, पैसे वाले लोग थे, क्योंकि सिंगल जो भी कमज़ोर होगा या गरीब होगा उसके लिए 2-3 वाइफ्स को केयर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे कंडीशन में डिफरेंसेस तो थे। हम आगे देखते हैं क्या है। एक सबसे कस्टम था हमारा चाइल्ड मैरिज का, इस अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज इन सेंस, चाइल्ड मैरिज आज भी आप देखिएगा बहुत सारे स्टेट में जाके हमें देखने को मिलेगा। बट उस समय क्या होता था, कभी कभी शादियाँ 4-5 सालों में ही कर दी जाती थी। अब 4-5 साल का बच्चे को क्या पता है कि शादी क्या होती है, उसके तो खेलने के टाइम है। बट ये चाइल्ड मैरिज वाला सिस्टम जो था ये बहुत ही फेमस था पूरे अक्रॉस द इंडिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी था। देखिए जैसा कि हमने जो सती वाला देखा, सती में एक कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है
कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में फेमस था, साउथ इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं जो साउथ इंडिया में हम सती प्रथा को, सती कस्टम को देख पाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। लेकिन जो हमारा ये अर्ली मैरिज है, चाइल्ड मैरिज सिस्टम है, ये हमारा अक्रॉस द इंडिया, चाहे साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कोई भी एरिया हो, सभी जगह पे एज यूजुअल बहुत ही फेमस था। तो ऐसी कंडीशन में दूसरी साथ में क्या थी कि जो शादियाँ वगैरह होती थी, मैरिज होते थे, उस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। खर्च तो आज भी होते हैं, क्योंकि ये दिखावे का एक समझिए कि एक शो ऑफ है एक तरह से। तो मैरिज हैवी एक्सपेंशन जो होते थे, एक्सपेंसेस, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। खास करके उन लोगों में जो मराठे वगैरह हों, नॉर्थ इंडिया में राजपूत वगैरह हों, या फिर बंगाल सोसाइटी में जो लोग थे, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता था। ऐसा नहीं कि सभी जगह, बट पर्टिकुलर कुछ एरिया है, सेक्शन है, जैसे नॉर्थ इंडिया है, हमारा बंगाल वाला इलाका है, मराठवाड़ा में भी हमने देखने को मिला। तो ये चीज़ें और दहेज प्रथा, जो ब्राइब देखते हैं, ये चलता है आगे। डॉरी सिस्टम जो था हमारा, ये ज़्यादा इमर्ज कर चुका था। यही डॉरी आज देखिए, आज करंट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सोसाइटी में अगर आपकी लव मैरिज शादी नहीं होती है, तो आप यकीन मानिए कि आपके पेरेंट्स बिना डॉरी के आपकी शादी नहीं करेंगे। तो डॉरी सिस्टम जो हमारा है आज भी चला आ रहा है। तो ये उस समय से चला हुआ कंडीशन है। आगे देखिए कैसी कंडीशन थी। डॉरी को हमने देखा क्या, स्पेशली कहाँ फोकस था, ये बंगाल में, और जो राजपूत कल्चर थे वहाँ पे, राजपूत इन सेंस हमने डिस्कस किया था, जो नॉर्थ इंडिया का जो हमारा राजपूताना वाला एरिया है, जयपुर हो गया, आमेर मारवाड़ वाले किंग वगैरह थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था। और बट देखिए, जब मराठा रूल करना शुरू कर रहे थे, हमने आपसे डिस्कस किया था शायद, तो पेशवा जो लोग थे, ये जो डॉरी सिस्टम वगैरह था, या फिर जो शादी पे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले सिस्टम थी, उसे कंट्रोल करने की कोशिश किए थे। याद कीजिए, जब हम आपसे राजपूत में सवाई राजा जयसिंह को डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि उन्होंने कोशिश तो की थी कि जो एक्सपेंसेज हैं उसे कम किया जाए, बट लेकिन वो सोसाइटी में इतना ज़्यादा डेप्थ तक चला जा चुका था कि वो आसानी से चेंज होने वाला नहीं था। आज भी नहीं चेंज हो पा रहा, समझिए उस समय क्या चेंज होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डॉरी और शादी पे बहुत ज़्यादा खर्चे वाला सिस्टम था, वो समय के एक मेन फीचर्स था मैरिज का। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, कल्चर पे थोड़ा सा आते हैं। याद कीजिए, हमने देखा कि जब औरंगजेब की डेथ होती है, तब तक क्या था, जो मुगल एम्पायर का जो ट्रेडिशन था, पेंटिंग वगैरह, जो हमने शाहजहाँ के टाइम में देखा था, बहुत ज़्यादा इमर्ज हो चुका था। ये धीरे धीरे डाउनफॉल की कंडीशन में था। ये वो समय था कि जितने भी मुगल के पेंटर्स थे, वो अब छोटे छोटे एरिया में जा चुके थे, क्योंकि औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं था इन सारी चीज़ें। तो वो उन्होंने क्या किया, सभी को अपने कोर्ट से बाहर निकाल दिया। ऐसे कंडीशन में हैदराबाद हो, लखनऊ हो, पटना हो, हम देखते हैं पटना कलम चित्रकारी वगैरह फेमस हो जाती है। ये वही लोग पेंटर थे जो दिल्ली के कोर्ट से निकाले गए थे। आगे देखिए, यहाँ पर आगे जाकर कांगड़ा पेंटिंग और राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग फेमस हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि मुगल डिक्लाइन हो चुके थे। डिक्लाइन होने से पहले ही औरंगजेब ने इन लोगों को अपने कोर्ट से बाहर निकाल दिया था। तो जो पेंटिंग वाला कंडीशन था, वो डिक्लाइनिंग फेज में था, पूरा की पूरा पेंटिंग पूरा हमारा डिक्लाइन हो रहा था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। डिक्लाइन एक तरफ हुआ, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। जैसे ही डाउनफॉल होता है तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। सेम जो छोटे छोटे एरिया में थे, पेंटिंग आगे निकल गए, तो जैसे हम कांगड़ा पेंटिंग वगैरह देखा, हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, लिटरेचर का क्या कंडीशन था। लिटरेचर भी सेम वैसे ही कंडीशन हो रहा था। एक तरफ जहाँ चीज़ें डाउनफॉल हो रही थी, हमने देखा औरंगजेब के टाइम में भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को डाउनवर्ड होता चला जा रहा था। बाद में मराठा तो सिर्फ लड़ने में ही बिजी थे, इन्होंने किसी ने भी लिटरेचर वगैरह को स्पेशली फोकस नहीं किया। बट छोटी छोटे एरिया में जो लोग थे, वहाँ पर कोर्ट में इमर्ज कर रहे थे। कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहा था, हम जरा देखते हैं। एक देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हुआ नॉर्थ इंडिया में, कि नॉर्थ इंडिया अब उर्दू क्या स्पेशल टर्म आ गया है। जहाँ पहले फारसी यूज हो रहा था, अब उर्दू जो हमारा था, वो लिटरेचर का मेन फोकस। अब सारी जितने भी लिटरेचर लिखे जा रहे थे, पोएम वगैरह, इन सब चीज़ सारी चीज़ें उर्दू में लिखी जा रही थी। और हम देखेंगे कि लेटर ऑन बाद में ये उर्दू नॉर्थ इंडिया में इतना फेमस हो जाएगा कि आज भी आप देखिएगा बहुत सारे दिल्ली वगैरह आसपास के इलाके में तो उर्दू वाले क्षेत्र हैं, जहाँ बहुत मशहूर जो हमारे सिंगर हुए, बहुत सारे हमारे कवि हुए, जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं। तो ये मेन फीचर्स ये समझ लेना जरूरी है। उर्दू 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका था नॉर्थ इंडिया में, खासकर साउथ इंडिया में फिर भी अलग चल रहा था, बट नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फेमस हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, केरला साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। केरला में कथकली लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, जिसमें हम कथकली डांस फॉर्म में भी देखते हैं। ये चीज़ देखिए, साउथ इंडिया में जितने भी लिटरेचर लिखे गए, उन्हीं को डांस फॉर्म में फिर क्रिएट किया गया, बताया गया।
तो कथकली जो हमारा था पहले लिटरेचर फॉर्म में आया और फिर डांस फॉर्म में आ गया। हमने क्या कहा, जैसे ही सेंट्रल एरिया से अगर कोई चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, डाउनफॉल होती हैं, तो आसपास की चीज़ों में जाकर डेवलप हो जाते हैं। सेम चीज़ वही हुआ। हमने सेंट्रल में देखा, मुगलों में जैसे ही डाउन हुआ लिटरेचर वगैरह, पेंटिंग वगैरह, तो साउथ में, नॉर्थ में, अदर जाके डेवलपमेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। साउथ में देखिए, तेनु मनवार एक सितर पोइट्री थे। इन्होंने क्या किया, अगेंस्ट द टेम्पल रूल जो भी थे उनके अगेंस्ट में जाकर लिटरेचर वगैरह लिखे, तो वो उस समय फेमस होता चला जा रहा था। सितर जो समझिए पोइट्री है, ये बहुत फेमस हो गया हमारा साउथ इंडिया में। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सितर जो पोइट्री थी कौन से एरिया की थी, कहाँ की थी, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा था। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम रूलर थे उन लोगों के हेल्प से, संरक्षण से, जो हमारा लिटरेचर था नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, सॉरी एशिया में नहीं, इंडिया में, वो डेवलप होता चला जा रहा था। आगे देखते हैं पंजाब साइड में क्या चल रहा है। वेस्ट में आपने अक्सर हीर रांझा की कहानी सुनी होगी, बट देखिए ये वही समय है, 18th सेंचुरी वाला समय, जब वारिस शाह पंजाबी लैंग्वेज में हीर रांझा की स्टोरी लिखते हैं। अब ये हीर रांझा की स्टोरी रियल है या कुछ आर्टिफिशियल है, ये कहना गलत होगा, बट ये हीर रांझा की स्टोरी इसी समय में फोकस हुई है और इसी समय ज़्यादा चर्चा में आई है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, 18th सेंचुरी का टाइम का है। आगे देखते हैं। इस समय देखिए उर्दू एक तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ सिंधी लिटरेचर भी धीरे धीरे इमर्ज कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो लोग जो मेन रूलर थे अब डाउनफॉल हो चुके थे, तो जो छोटे छोटे एरिया थे वो इमर्ज करना स्टार्ट कर रहे थे और उनके जो कल्चर कस्टम वगैरह थे वो डेवलप कर रहे थे। ऐसे में सिंधी लिटरेचर जो था शाह अब्दुल लतीफ़ के लीडरशिप में, जो मेन पोएट थे उनके लीडरशिप में देखिए बहुत आगे तक चला जाएगा। यहाँ तक हमने लिटरेचर वाला सेक्शन देख लिया। अब देखते हैं कि साइंस वाला कंडीशन क्या चल रहा था, विज्ञान के क्षेत्र में क्या चल रहा था। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जो हमारा 18th सेंचुरी का इंडिया था बहुत ही फेल्ड था। फेल्ड इन सेंस कैसे? एक तरफ समझिए यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां बैठाई जा रही, फैक्ट्री खुल रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया के लोग जो थे अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं थे, वो अभी भी पुराने जो कस्टम चले आ रहे थे उन्हें ही फॉलो करना चाहते थे। कुछ भी नया एग्रीकल्चर में हो या आर्मरी में हो, कहीं पे भी देखेंगे आप बहुत ज़्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन इसलिए है टीपू सुल्तान के साइड में, हमने साउथ इंडिया में देखा कि उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश की। नॉर्थ में जो हमारे सवाई राजा जय सिंह उन्होंने थोड़ा सा डेवलपमेंट करने की कोशिश की, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है साइंस में। बहुत ज़्यादा वेस्ट जो हमारा वेस्टर्न यूरोप वगैरह है उससे बहुत पीछे था। ये पॉइंट हमने देख लिया। अब आते हैं हम, जो हमारी सोशल कंडीशन थी, कम्युनल हार्मोनी की कंडीशन कैसे थी। देखिए उस समय का जो समाज था वो आज के जैसा समाज नहीं था। आज हम क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारी कम्युनिटी में बटे हैं और सभी एक दूसरे से लड़ते मरते रह रहे हैं। लेकिन उस समय का जो हमारा 18th सेंचुरी का सोसाइटी था वो बिल्कुल डिफर था आज के समय। जो हमारी कम्युनल हार्मनी थी वो बहुत ही अच्छी थी, ना कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू, कभी कोई लड़ाई दंगे फसाद वगैरह नहीं होते थे। देखिए जो भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी वो जनरली सिर्फ और सिर्फ एरियाज के लिए होती थी, पर्टिकुलर कोई रिलीजन को लेकर नहीं होता था। हमने आपसे डिस्कस किया था जब सिख कम्युनिटी को, तब भी हमने देखा था औरंगजेब से उसकी कोई रिलीजियस पॉलिसी हमने देखा नहीं था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट का कारण था। सिर्फ और सिर्फ क्या था, पर्सनल थे कुछ मामलों में और कुछ मामलों में एरिया वगैरह के रिलेटेड थे। आगे देखते हैं। देखिए कम्युनल हार्मनी हमने कहा कि जो चीफ लोग लड़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एरिया के लिए लड़ रहे थे, पर्टिकुलर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता जहाँ पे कि कम्युनल हार्मनी खराब। आज तो करंट कंडीशन कुछ और है। करप्शन देखिए कैसा था। आज हम क्या है, आज सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की क्या है, वर्ल्ड वाइड देखिए क्या है, करप्शन। जहाँ पे भी देखिएगा भ्रष्टाचार एक चरम लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच चुका है। बट बहुत सारे हिस्टोरियन ने ये मेंशन किया है कि 18th सेंचुरी का जो इंडिया था वहाँ पे करप्शन लेवल उस लेवल का नहीं था जो हम 19th सेंचुरी में या बाद में जाकर देखने को मिलेगा। करप्शन सिर्फ और सिर्फ जो हायर क्लास के लोग थे, जैसे कि मिनिस्टर वगैरह, सामंत वगैरह, अमीर वगैरह, उन लोग में भले को था, लेकिन आम जनता में जो लोकल पीपुल थे, नॉर्मल पीपुल थे, उनके बीच में करप्शन बिल्कुल भी नहीं था। वो सभी लोग ऑनेस्टी के साथ ही जीवन जी रहे थे। तो देखिए यहाँ पर आकर हमारा जो सेकंड चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर में वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ जो थर्ड चैप्टर होगा उसे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Current Affairs by ForumIAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.